नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। आज की ये खबर सिर्फ तेल की सप्लाई की नहीं है, बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम की कहानी है, जहां रूस, चीन और भारत तीनों के हित आपस में टकराते भी हैं और जुड़ते भी। मार्च 2026 में अचानक ग्लोबल ऑयल मार्केट में हलचल देखने को मिलती है, जब रूस के कई ऑयल टैंकर जो पहले चीन की तरफ जा रहे थे, अपना रास्ता बदलकर भारत की ओर मुड़ने लगते हैं। इंटरनेशनल मीडिया, खासकर चीनी मीडिया, इसे एक बड़े रणनीतिक झटके के रूप में देख रहा है, जहां चीन की उम्मीदों के बीच भारत ने मौके का फायदा उठाकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर लिया। दुनिया इस पूरे इवेंट को सिर्फ एक ट्रेड शिफ्ट नहीं, बल्कि एक क्राइसिस ड्रिवन पावर मूव के तौर पर देख रही है, जहां मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन के खतरे ने देशों को अपने अपने हित पहले रखने पर मजबूर कर दिया है। अब अगर भारत के नजरिए से देखें तो यह कदम सिर्फ तेल खरीदने का नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बचाने का है। भारत ने एक बार फिर दिखाया है कि वो किसी एक ब्लॉक में बंधकर नहीं, बल्कि हालात के हिसाब से फैसले लेकर अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। और यही वजह है कि आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि एक डिसाइसिव प्लेयर बनकर उभर रहा है। तो चलिए चाइनीज मीडिया की इस रिलेटेड एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मेरे ये दो चैनल्स 50% पार्टनरशिप सेल्स के लिए अवेलेबल है। मतलब चैनल के ओनर आप होंगे, लेकिन कंटेंट्स मैं बनाता रहूंगा। मतलब इन्वेस्ट वंस एंड अर्न फॉर लाइफ टाइम। अगर आपको ये चैनल्स खरीदना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। मार्च 2026 में वैश्विक तेल बाजार में कुछ असामान्य घटित होना शुरू होता है और इस पूरी कहानी के केंद्र में खड़ा है भारत। एक निष्क्रिय खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे देश के रूप में जिसे एक बेहद बड़े दाव वाले फैसले में धकेल दिया गया है, जहां अब कूटनीति से ज्यादा जिंदा रहने की जरूरत हावी होने लगती है और हर एक कदम एशिया में पावर बैलेंस को नए तरीके से बदलना शुरू कर देता है। रूस के ऑयल टैंकर्स की एक श्रृंखला जो मूल रूप से चीन की ओर बढ़ रही थी, अचानक अपना रास्ता बदल देती है और भारतीय बंदरगाहों की ओर मुड़ने लगती है। और ये कोई सामान्य व्यापारिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ गहरा चल रहा है, कुछ ऐसा जो विकल्प से नहीं बल्कि दबाव से संचालित हो रहा है। इस पूरी स्थिति की असली शुरुआत भारत से बहुत दूर मध्य पूर्व में होती है, जहां तनाव तेजी से बढ़ता है और एक बेहद महत्वपूर्ण तेल मार्ग अस्थिर हो जाता है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई का लगभग 20% प्रभावित होता है और एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू होती है जो सीधे उन देशों को झटका देती है जो इंपोर्टेड एनर्जी पर निर्भर हैं। भारत खुद को एक संवेदनशील स्थिति में पाता है, क्योंकि उसके ऑयल इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं मार्गों पर निर्भर करता है। और जैसे ही सप्लाई चेन सख्त होने लगती है और भंडार सीमित दिखने लगते हैं, देश अचानक एक काउंटडाउन जैसी स्थिति में आ जाता है, जहां एनर्जी सिक्योरिटी एक अर्जेंट नेशनल प्रायोरिटी बन जाती है। इसी बीच कुछ ही हफ्ते पहले भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, जिसमें ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट के तहत रूसी तेल पर निर्भरता कम करने पर सहमति बनी थी। लेकिन अब वही कमिटमेंट रियलिटी से टकरा रही है। जैसे जैसे संकट गहराता है, भारत के डिसीजन मेकर्स अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जब फ्यूल शॉर्टेजेस, इकोनॉमिक स्लोडाउन और जनता के दबाव जैसी स्थितियां सामने खड़ी हों, तब किसी वादे को निभाने की कीमत उसे तोड़ने की कीमत से ज्यादा भारी पड़ने लगती है। यहीं पर भारत एक सोच समझ कर कदम उठाता है। इंतजार करने के बजाय वो अवेलेबल रशियन ऑयल की शिपमेंट्स को अपने बंदरगाहों की ओर मोड़ना शुरू कर देता है और इस तरह वो एक ऐसे कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट में उतर जाता है जहां जो सबसे तेज फैसला लेता है वही सप्लाई हासिल करता है। इस स्थिति को और जटिल बनाता है ये फैक्ट कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जिसने पहले रूसी निर्भरता कम करने का दबाव बनाया था, अब चुपचाप भारत को इन खरीदों को जारी रखने देता है और ये दिखाता है कि सबसे
स्ट्रॉन्गेस्ट जियोपॉलिटिकल रूल्स भी दबाव के सामने झुक जाते हैं। 峡封锁后1亿3000万桶以 ये पल ग्लोबल पॉलिटिक्स की गहरी सच्चाई को उजागर करता है कि सैंक्शंस कोई कठोर ढांचा नहीं होते, बल्कि ऐसे लचीले औजार होते हैं जो स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी के हिसाब से बदलते रहते हैं। और भारत खुद को एक ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसकी इंपॉर्टेंस उसे अपने कदम तय करने की आज़ादी देती है। 班加罗尔的餐厅已经因液化石油气短缺 इसी दौरान चीन जो इन शिपमेंट्स का ओरिजिनल डेस्टिनेशन था चुप बना रहता है, और ये खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जहां एनर्जी सप्लाईज को अस्थायी बाजार निर्भरता के बजाय स्थिर समझौतों के जरिए सुरक्षित किया जाता है। 如果你是莫迪也 लेकिन भारत के लिए स्थिति अलग है। वो एक ऐसे डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करता है जहां लचीलापन ही उसकी ताकत बन जाता है और संकट के समय तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में बदल जाती है। 认真看每一条 जैसे ही भारत अपनी खरीद बढ़ाता है, रूस खुद को एक अप्रत्याशित रूप से मजबूत स्थिति में पाता है, क्योंकि खरीदार खोने के बजाय अब कई देश उसके तेल के लिए कम्पीट कर रहे हैं, जिससे उसे कीमतों और शर्तों को अपने हिसाब से तय करने की ताकत मिलती है। 允许印度采购已漂流在海上的受制裁俄罗斯石油。 इससे एक पैराडॉक्स पैदा होता है जहां रूस को अलग थलग करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधी उसके बाजार को और बड़ा बना देते हैं और उसकी मोल भाव करने की शक्ति को मजबूत करते हैं, खासकर तब जब भारत जैसे देश जरूरत के समय आगे आते हैं। 整死了，先让你再抽一口。 भारत के लिए ये सिर्फ तेल हासिल करने का मुद्दा नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने का सवाल है, क्योंकि एनर्जी की कीमतें सीधे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं, जिससे तेल का हर एक बैरल एक बेहद महत्वपूर्ण संपत्ति बन जाता है। 背地里却紧急解除对多个盟友的采购限制。 और गहराई में देखें तो भारत एक पुरानी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर चल रहा है, जहां वो किसी एक शक्ति के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ता, बल्कि अपने फायदे को अधिकतम करने के लिए संतुलन बनाकर रिश्ते संभालता है। इस सोच की जड़ें दशकों पुरानी विदेश नीति में हैं, जहां भारत खुद को एक स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है, जो मल्टीपल ग्लोबल पावर्स के साथ संबंध बना सकता है, बिना किसी एक गुट से पूरी तरह बंधे हुए। 历史告诉我们，这不是例外，这是惯例。 मार्च 2026 की ये घटनाएं बस इस स्ट्रैटेजी को और साफ कर देती हैं कि कैसे भारत टकराते हुए दबावों के बीच रास्ता निकालते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है। इसी दौरान ग्लोबल सिस्टम खुद भी बदलती हुई नजर आने लगती है, जहां देश ट्रेडिशनल फाइनेंशियल और एनर्जी स्ट्रक्चर्स के विकल्प तलाशने लगते हैं और एक ही प्रमुख सिस्टम पर निर्भरता को कम करने की कोशिश करते हैं। 普京为什么是这场博弈里笑的？ इस बदलाव में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसके कदम ये साबित करते हैं कि उभरती हुई शक्तियां अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक्टिव डिसीजंस लेने वाली ताकत बन चुकी हैं, जो वैश्विक परिणामों को आकार दे रही हैं। जैसे जैसे तेल के प्रभाव बदलते हैं और गठबंधन नई दिशा लेते हैं, इसका असर आम लोगों तक पहुंचने लगता है। बढ़ती फ्यूल प्राइसेस, बढ़ते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और बदलती इकोनॉमिक कंडीशंस के रूप में। 任何制裁体系的强硬宣言，先问自己，它的能源算盘是什么？ तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरह जियो पॉलिटिकल अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। 时代，我们下期见。 कमेंट्स में मिशेल वांग ने लिखा है कि भारत ने चीन जा रहे रूसी तेल टैंकरों को रोक लिया और वजह यह बताई कि यह भारतीय पैसों का मामला है। क्या रूस ने चीन के साथ धोखा किया? क्या उसने अपना वादा तोड़ दिया? उसके बाद ओशन ब्रीज ने लिखा है कि भारत इसे बेचकर दोबारा मुनाफा भी कमाता है। नेक्स्ट चांद मूडी ने लिखा है कि भारतीय लोग अपने तेल की खरीद का बड़ा हिस्सा जमा करके रखते हैं ताकि उसे ज्यादा कीमत पर बेच सकें और दोनों तरफ से मुनाफा कमा सकें। यही सच्चाई है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उन्हें तेल खत्म होने की चिंता है? फिर से सोचो, वे बस बिना मेहनत के पैसा कमाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। क्यों ना मुनाफा कमाया जाए। क्या तुम्हें समझ आया? उसके बाद मिस्टर गुरनी ने लिखा है कि मुझे पूरा यकीन है कि भारत पीछे हट जाएगा, क्योंकि एक नकली सुपर पावर जिसके पास असली ताकत नहीं है वह बहुत जल्दी बेनकाब हो जाएगा। इसे अच्छे से जवाब देते हुए लिखा है कि अरे चोमू, अगर भारत को डरना होता तो 4 साल पहले ही वो डर जाता। यूएस सैंक्शंस के डर से और रशियन ऑयल नहीं खरीदता। पर रियलिटी ये है कि ना तो भारत किसी से डरता है और ना कोई डरा सकता है।
भारत ने तो रशियन ऑयल खरीदकर यूरोपियंस को बेचा और यहाँ तक कि सेम रशियन ऑयल इंडिया में रिफाइन कर यूक्रेन को भी बेचा। उसके बाद टाइफैन1 ने लिखा है, भारत का रूस के साथ समझौता ये दिखाता है कि मानवता यानी ह्यूमैनिटी को छोड़ा जा रहा है। इसके जवाब में SNL 5763 ने लिखा है कि कोई राक्षस नहीं है, ये सब राजनीति है। अगर भारत को अपना पावर स्टेटस की रखना है तो उसे रूस के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ जुड़ना होगा ताकि आपसी समर्थन मिल सके, और अगर रूस नहीं गिरता है तो उसे विकास के लिए ज्यादा समय और चीप रिसोर्सेज तक पहुंच मिलेगी, जो सबके लिए फायदेमंद है। भारत जो हमेशा से सुपर पावर बनने का सपना देखता रहा है, वह कभी कोई बेवकूफी नहीं करेगा जब तक यूक्रेन और वेस्ट उसे इससे ज्यादा कुछ ऑफर न करे। नेक्स्ट, बेनापुल ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा से हितों और गुटबाजी के इर्द गिर्द घूमती रही है। भारत की स्थिति को देखते हुए उससे रूस के खिलाफ मदद की उम्मीद करना मुश्किल है। चीन के साथ मामला ज्यादा संभव हो सकता है क्योंकि भारत और चीन दुश्मन जैसे पड़ोसी हैं। उसके बाद येनलू ने लिखा है, जो लोग रूसी सामान खरीदते हैं या रूस का समर्थन करते हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके रिप्लाई में लिखा है कि तुम्हारे कहने के हिसाब से तो सबसे ज्यादा सैंक्शंस चाइना पे लगाने चाहिए क्योंकि आखिर चाइना ही रशियन ऑयल, गैस, कोल का लार्जेस्ट बायर है। तो ये कमेंट करके कूल नहीं लग रहे, उल्टा घोचू लग रहे हो, समझे कुछ। नेक्स्ट, HX वीडियो ने लिखा है कि मैं रूस या रूस यूक्रेन वॉर का समर्थन नहीं करता, लेकिन सच कहूं तो इस बार भारत ने बहुत चालाकी से कदम उठाया है और मॉस्को पर इन्फ्लुएंस बना ली है और वेस्ट कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हाल ही में भारत काफी ताकतवर हो गया है। उसके बाद केउंग ने लिखा है, भारत हमेशा से ऐसा ही करता है और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को दबाता आया है। इसके रिप्लाई में लिखा है, वाह, वो कहावत है ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बाय द वे, पाकिस्तान तो पैदाइशी नमक हराम है और ऊपर से रेडिकल एंड अ फेल्ड स्टेट, उसकी तो अच्छे से खातिरदारी की गई है। Here's why India chose these terror targets for Operation Sindoor. India launched missile strikes on 9 terror camps in Pakistan and POK. बाकी बचा बांग्लादेश, ये भी बहुत उछल रहा है। मैं तो कहता हूँ इन्हें भी पाकिस्तान की तरह 1-2 मिसाइल से नवाजा जाना चाहिए। जब इनके लुंगी में आग लगेगी तब हमारे पास ही आएंगे माफी मांगने। उसके बाद ओलिवर यांग ने लिखा है कि भारतीय लोग ट्रेड करते समय नियमों का पालन नहीं करते, वे सिर्फ मुनाफा देखते हैं और जब नुकसान होता है तो मुकर जाते हैं और कर्ज मानने से भी इनकार कर देते हैं। उसके बाद क्यूजिन लॉन्ग ने लिखा है कि भारत वाकई बहुत खराब है और छोटे फायदे के लिए लालची है, जो रूस से हथियार, पेट्रोल, कोयला और अदर रिसोर्सेज खरीदता है और चीनी कंपनियां भारत में निवेश करने से मना करती हैं। नेक्स्ट, जिंग जिंग द मीफोंग ने लिखा है, इन्हीं वजहों से भारत कभी मजबूत नहीं बनेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में सिर्फ CCP ही भारत को सीधे नियंत्रित कर पाएगी और CCP का विरोध करने के बारे में सोचना भी मत। अगर एक दिन भारत पर CCP हमला करता है तो हैरान मत होना, और मुझे नहीं लगता कि बहुत से देश उसकी मदद करना चाहेंगे। जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही आपके साथ भी होगा। उसके बाद एस्थरसी ने लिखा है कि भारत पहले से ही गरीब है और नई ऊर्जा के विकास में धीमा है, इसलिए अब सस्ते दाम पर तेल और कोयला खरीदना उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट्स है। नेक्स्ट, WXW-V2X ने लिखा है, भारत एक लोकतंत्र है जो पीठ पीछे वार करता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। आखिर में NG ब्रायन ने लिखा है कि भारत बड़े नजरिए से नहीं सोचता और सिर्फ छोटे और तुरंत मिलने वाले फायदों की परवाह करता है।